दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। और जो है काफ़ी सारा रिस्पांस अच्छा आ रहा है। R1 की काउंसलिंग के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कई लोगों को अपनी सीट मिल गई है, कई लोग राउंड 2 में जाना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेडेशन करना चाहते हैं। Q&A का सेशन अच्छा जा रहा है। Q&A का सेशन मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है लोगों को। सबसे हिट हमारा जो प्रोग्राम है वो Q&A सेशन ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये Q&A सेशन में इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी लोगों के क्वेरीज आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। कई लोग यानी पॉजिटिव क्वेरी कि उन्हें एडमिशन मिल गया है, और कई लोग जो है सोच रहे हैं कि अपग्रेडेशन करूँ या दो ब्रांचेस के बीच में कंफ्यूजन है, प्लेसेस के बीच में कंफ्यूजन है। मान लो किसी को वारंगल में मिल गया, किसी को दिल्ली का है, उसको साउथ में मिल गया। तो मैं ये सेशन इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये सेशन से लोगों को काफ़ी हेल्प हो रही है, क्योंकि लोग अपने आप को कंपेयर कर पा रहे हैं। लोग ये देख पा रहे हैं कि भाई किसको क्या कहाँ मिल रहा है, कौन सी रैंक में क्या मिल रहा है, और किसके साथ कौन से सिनारियोज आ रहे हैं। तो उस हिसाब से उन्हें भी यानी एक लर्न करने को मिल रहा है, और आगे जाके दूसरों के लिए भी, जूनियर्स के लिए भी, फ्यूचर में भी ये एक बेसिस बन जाएंगे ये वीडियोस कि किसको कहाँ कौन सी रैंक में क्या मिल रहा था। तो जब तक ये चलेगा, बीच बीच में हम ये वीडियो डालते रहेंगे। तो मेरा पहला कैंडिडेट कुछ दिनों पहले इन बच्ची ने, डॉक्टर अंकिता ने मुझे मैसेज किया था। डॉक्टर अंकिता का रैंक था 6270, बहुत ही अच्छा रैंक है, महाराष्ट्र की ये है। अंकिता ने मुझे पहले कॉम्प्लीमेंट दिया था कि सर मैंने जो आपके वीडियोस देखे, तो मेरे आपके वीडियो से मुझे काफ़ी सारा फायदा हुआ। अब मैं आपसे यानी ये पूछना चाहती हूँ कि मैं आगे क्या करूँ। अंकिता बोल रही है कि while internship I got to know that I am not interested in the surgical branches, so I decided that I will take up any medicine branch. Now I am confused whether I should go for MD Derma, MD Medicine in a government college, or MD Medicine or DNB seat. तो वो बोल रही है या फिर एमडी पीडिया। तो इन्होंने है कि भाई एमडी डर्मा ले, एमडी मेडिसिन ले, डीएनबी मेडिसिन ले, या फिर एमडी पीडिया ले। तो वो सिर्फ यही पूछना चाहती थी कि अब मेरा फिक्स है कि भाई चलो, ये तो अच्छा हुआ कि अंकिता के पास ये था कि इसने फिक्स तो कर दिया था अपने आप को कि मैं तो बस मेडिसिन ही करूंगी, ये 3 ही लूंगी मेडिसिन ब्रांचेस। और इसमें मुझे सिर्फ आप सीक्वेंस बता दीजिए, लुकिंग एट द सिनारियोज गोइंग अहेड इन प्रैक्टिस एंड जॉब एंड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ अर्निंग इन द लाइफ। अंकिता का जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं बोला कि आपकी तो रैंक अच्छी थी अंकिता, तो आपका यानी राउंड 1 में क्या रिजल्ट आया। तो अंकिता ने मुझे जवाब दिया कि सर मेरा राउंड 1 में ये हुआ कि मैंने सिर्फ महाराष्ट्र की ही, या मैंने बड़ी बड़ी कॉलेजेस में ही डीएनबी और एमडी भरे हुए थे, यानी मैंने सिर्फ मेडिसिन ही भरा हुआ था। तो मुझे डीएनबी मेडिसिन या डीएनबी पीडिया इन्होंने दिया, डीएनबी मेडिसिन या एमडी मेडिसिन मुझे नहीं मिला। मुझे सिर्फ डीएनबी या एमडी पीडियाट्रिक्स ही मिला है इन एक्स हॉस्पिटल और कॉलेज। अब मुझे लग रहा है, तो मैंने उनको बोला कि आपको क्या लग रहा है। वी हैड अ गुड चैटिंग सेशन। मैंने उनको बोला आपको अब क्या लग रहा है, आपकी तो रैंक अच्छी है, अभी तो ये राउंड 1 ही है। तो वो फिर अफर्म करती है कि यस सर, इट इज राइट, दैट इज द फर्स्ट राउंड, सो आई एम ऑलवेज यानी अपग्रेडेशन, आई एम पॉजिटिव टू गो अपग्रेडेशन इन नेक्स्ट राउंड। और मुझे ये श्योर है कि महाराष्ट्र में, मेरे होम स्टेट में, मुझे तो मेडिसिन मिल ही जाएगा या डर्मा मिल ही जाएगा, और वो मैं डिसाइड कर लूंगी। अंकिता, मुझे लगता है कि जिस तरह का इनका प्रोफाइल, मुझे लगता है कि आप डर्मा भी ले सकते हो। जिस तरह की पर्सनालिटी आपकी है, जिस तरह के आपका एक्सचेंजेस जो आपने किए हुए हैं, संवाद जिस तरह से एस्टैब्लिश किया है, उससे मुझे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल पता चलती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है। आप भी तो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो, तो मुझे पता चलता है एक बच्ची जो अपने आप को इतना सोच सकती है, इतना अच्छा रैंक ला सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है, इसके पाथ काफ़ी क्लियर है, इसका माइंड काफ़ी स्टेबल है। तो आप जो चूज करोगी, आप डर्मा भी ले सकती हो अगर आप चाहो तो। You can then decide on your marriage and whatever aspects that you can set up a good dermatology clinic. It's not a bad brand for your kind of personality, your kind of rank and your kind of a person. मेडिसिन करोगी तो जरूर आपको थोड़ा ना कहीं आपको सुपर स्पेशलिटी के बारे में सोचना चाहिए कि आपको न्यूरोलॉजी आप सोच सकती हो। गर्ल्स के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ठीक नहीं रहता है, न्यूरोलॉजी ठीक रहता है, या फिर जनरल मेडिकल प्रैक्टिस ही आप कर सकती हो। पेरी ऑपरेटिव मेडिसिन भी आप कर सकती हो, क्रिटिकल केयर भी आप कर सकती हो, लेकिन उसमें फिर आपको देखना होगा वर्क लाइफ बैलेंस, अपना फैमिली लाइफ, अपना मैरिड लाइफ, ये सब भी देखना पड़ेगा।
तो ये हो गया अंकिता आपके लिए मेडिसिन। और डेफिनेटली पीडिया इज नॉट फॉर यू राइट नाउ, बिकॉज वो तो अभी मिला है आपको। मेडिसिन या डर्मा जो भी मिले आप ले सकती हो लुकिंग अहेड। डर्मा आप लोगी तो सीधा सीधा आपका प्रैक्टिस चालू हो जाएगा, मेडिसिन लोगी तो थोड़ा थोड़ा फेलोशिप या थोड़ा थोड़ा आपको शायद सुपर स्पेशलिटी भी करना पड़े। तो ये तो हो गया अंकिता के बारे में। आज जिन और लोगों के जो रिस्पॉन्स आए हैं वो मैं जरा क्विकली यानी वील मेक इट अ रियली क्विक सेशन बच्चों, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। गुंजन जैन है। गुंजन जैन मुझे पूछती है कि गुड आफ्टरनून सर, आई वांट टू डू एमडी मेडिसिन एंड शुड आई फील अदर ब्रांचेस आल्सो इन माय चॉइस फीलिंग और नॉट। मेडिसिन करना है, लेकिन गुंजन आप एमडी मेडिसिन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप डीएनबी मेडिसिन भी भरोगी। डीएनबी मेडिसिन भी भरोगी तो और मेडिकल ब्रांचेस आपके पास क्या रह जाती है मैं आपका यानी इसमें तो समझ में आ रहा है कि आपको सर्जिकल ब्रांच नहीं करनी है, तो डेफिनेटली आप डर्मेटोलॉजी भरोगी। गुंजन मुझे पता है आप पहले भी Q&A सेशन में आ चुकी हो, लेकिन आपका रैंक मुझे याद नहीं है बेटा। आप पीडिया ले सकती हो, आप मेडिसिन ले सकती हो, आप डीएनबी पीडिया, डीएनबी मेडिसिन या डर्मेटोलॉजी, डीएनबी डर्मेटोलॉजी, कुछ भी इनमें से चूज कर लीजिए। अगर आपको बेटा ये कुछ नहीं लगता है तो फिर आप यानी है कि वैसी ब्रांच है जो यानी सर्जिकल ब्रांच है, लेकिन थोड़ा यानी ईज ऑफ लाइफ रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, तो ऑप्थेल के लिए भी वो उस तरह की सर्जिकल ब्रांच नहीं है। अगर आप चाहते तो ऑप्थेल्मोलॉजी भी एक ऑप्शन रहता है, पैथोलॉजी भी एक ऑप्शन आपके लिए रहता है। उसमें आप ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन या और कुछ हिस्टोपैथोलॉजी या फिर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जेनेटिक्स भी कर सकती हो। आई थिंक आई आंसर्ड यू गुंजन। फिर आते हैं आदित्य बोल रहे हैं। आदित्य बोल रहे हैं सर व्हाट अबाउट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जनरल सर्जरी और फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, आई गॉट अलॉटेड माय स्टेट मेडिकल कॉलेज। कांग्रेचुलेशंस आदित्य कि आपको जनरल सर्जरी अपने स्टेट मेडिकल कॉलेज में मिल गया है, तो आपका तो यानी वो ड्रीम ही था और आप यानी सिर्फ मुझसे कंफर्म करना चाहते हो मुझे लगता है कि प्रोस्पेक्ट क्या है। आदित्य आप मेरा जनरल सर्जरी का वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नीट पीजी कैरियर्स में जनरल सर्जरी के बारे में काफ़ी खूब बोले हैं, वो वीडियो भी काफ़ी हिट हुआ था। उसमें सभी एस्पेक्ट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। एमएस जनरल सर्जरी से आदित्य नहीं चलेगा, ये एक मोटा मोटा मान लो, एक फिक्स अपने माइंड में रख लो, सिर्फ एमएस जनरल सर्जरी से नहीं चलेगा। तो आपको आगे जाके सुपर स्पेशलिटी करनी ही करनी है। अब वो डिपेंड है आप क्या, आपका यानी जो आपका माइंड सेट क्या है, आपका स्किल सेट क्या है, आपका जो है जो वो लेवल ऑफ फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन पर्सनालिटी यू आर। यानी यहाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे ऑर्थोपेडिक और मेडिसिन में डिफरेंस होता है या एक ऑर्थो सर्जन और जनरल सर्जन में डिफरेंस होता है, वैसे भी सर्जिकल ब्रांचेस में भी कई सारे जैसे न्यूरो सर्जन की पर्सनालिटी और जनरल सर्जन की पर्सनालिटी, न्यूरो सर्जन की पर्सनालिटी और जीआई सर्जन की पर्सनालिटी, हेड एंड नेक सर्जन की ऑनको में भी हेड एंड नेक सर्जन की पर्सनालिटी, ब्रेस्ट सर्जन की पर्सनालिटी और जो है जीआई सर्जन की पर्सनालिटी टोटली डिफरेंट होती है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको फिर आगे जाके क्या करना है। आपको न्यूरो करना है, ऑनको करना है, जीआई करना है, पीडियाट्रिक सर्जरी। मेरे को नहीं लगता कि पीडियाट्रिक सर्जरी किसी को लेना चाहिए, क्योंकि पीडियाट्रिक सर्जरी आजकल कोई उतना यानी इट्स ऑन द डाउन साइड, क्योंकि उतने कंजेनाइटल एनोमलीज नहीं आ रहे ड्यू टू प्री नेटल डायग्नोसिस ऑफ कंजेनाइटल एनोमलीज। और कई सारे जो पीडियाट्रिक केसेस हैं जो वो छोटे मोटे सर्कमसीजन हो गया तो वो कोई भी जनरल सर्जन कर लेता है, यूरोलॉजिस्ट करता है, हाइपोस्पेडियासिस कर लेता है, ओम्फेलोसील हो गया जनरल सर्जन कर सकता है। और फिर हो गया मान लो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील जो है, स्पाइना बाइफिडा, ये भी न्यूरो सर्जन या प्लास्टिक सर्जन करने लग गए हैं। तो इम्परफोरेटेनस वगैरह जो एक कुछ का हाल रह जाता है, लेकिन ये भी काफ़ी सारे अब मुझे कम दिखते हैं, क्योंकि यानी वो है कि भाई कंजेनिटल एजेनेसिस वगैरह वो जो है फिस्टुला, काफ़ी सारे ये जो एनोमलीज है आजकल यानी बिकॉज प्री नेटल डायग्नोसिस में ये कम हो गए हैं। फिर रह जाता है कार्डियक सर्जरी, लेकिन उसके लिए अलग ही किस्म की सोच, अलग ही किस्म का टेम्परामेंट, अलग ही किस्म की लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। तो आदित्य ये समझ लो कि सर्जरी जो है वो उससे नहीं चलने वाला, आपको सुपर स्पेशलिटी करना है। 1 साल नीट एसएस का भी एग्जाम देना पड़ेगा, तो 3 साल ये हो गए, 1 साल और प्रिपरेशन हो गया, 3 साल हो गए, 7 साल तो वही हो गए, फिर 2 3 3 साल आपका एक्सपर्ट। आज से लेके 10 साल का आप रोड मैप लेकर चलिए, तभी आप ये इसको यानी एक्सेप्ट कीजिए, माइंड बना लीजिए। माइंड किया है, सर्जिकल माइंड है, करना है सर्जरी तो करना ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब रास्ते खुलेंगे। किसी को कुछ भी बोलने दो, अपने ब्रांच में आप एक्सपर्ट बनो, आप फतेह पाओगे, आप जीतोगे।
एफएम जो आईडी है, ये एक पेरेंट का मुझे मैसेज आया, बहुत ही दिल छूने वाला मैसेज है। ये मुझे बोल रहे थे कि हाय सर, यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर द बेस्ट पर्सन एंड वी नीड योर एडवाइस इन फ्यूचर ऑल्सो, एंड आई एम अ पेरेंट हु इज पोस्टिंग दिस। तो आप अपना नाम यानी यहाँ पर यानी डिस्क्लोज कर देते तो मुझे अच्छा लगता है, यानी आप नाम से कम्युनिकेट करते तो मैं आपको नाम से ही संबोध कर सकता। तो जो है पेरेंट एफ एम जिनका आईडी है, आई एम रियली obliged टू यू दैट यू लाइक माई वीडियो फॉर योर चिल्ड्रन, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल इनवाइट यू, वी ऑल आर अ फैमिली, वी आर ग्रोइंग एज अ फैमिली, इसलिए सभी लोग यहाँ इन्वाइटेड है। फ्यूचर की तो बात है कि फ्यूचर में हम जरूर कांटेक्ट रखना चाहते हैं। ये फैमिली एक जो फैमिली जो बन रहा है, ग्रो कर रहा है। आज के जो बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं, कल को ये कंसल्टेंट्स बनेंगे, सुपर कंसल्टेंट्स बनेंगे। मैं तो सीनियर होते जाऊंगा, लेकिन फिर धीरे धीरे इस कम्युनिटी में अंदर ही अंदर हम एक मैकेनिज्म बना चाहते हैं, जहाँ एक हब बने, जहाँ एक एडवाइजरी हब बने, जहाँ सभी लोगों को एक अच्छी गाइडेंस मिले, लाइव एक्सपीरियंसेस शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म मिले। तो आपको मैं ये बोलूँगा मिस पेरेंट कि अगर आप आते हैं, आप अहमदाबाद विजिट करते हैं, तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कीजिए। जो भी हो, बिजी प्रैक्टिस में कुछ भी हो, हम मिलेंगे, हम एक्सचेंज करेंगे, हम एक खुशियाँ बांटेंगे एक दूसरे की। इट विल बी ए गुड सोशल गैदरिंग विथ यू। याद है हितेश जो बोल रहे हैं, हितेश बाई साइड जो हितेश जो है बोल रहे हैं कि सर MS ऑफ्था में फ्यूचर क्या है क्या। वो पूछ रहे हैं कि MS ऑफ्थेमोलॉजी में फ्यूचर है क्या। मुझे सर कोर हेक्टिक, वो बोल रहे हैं कि मुझे कोर हेक्टिक क्लिनिकल ब्रांचेस में आई डोंट लाइक सर, और मुझे नॉन क्लिनिकल भी नहीं करना, लेकिन मुझे हेक्टिक क्लिनिकल भी नहीं करना है। तो प्लीज़ हेल्प मी, मैंने सुना था ये ऑफ्थेमोलॉजी बहुत ही सैचुरेट हो गया है और मैं आगे जाके क्या करूँ। तो मैंने इनको जवाब दिया था पर्सनल, यानी जो है मैं अभी भी यहाँ पर भी बोल रहा हूँ कि भाई हितेश, कौन सी ब्रांच है जो मेरे भाई सैचुरेट नहीं है। आई मीन मेडिकल की बात छोड़ दो भाई, आप किसी भी ब्रांच को ले लो, कौन सा सैचुरेटेड नहीं है, क्या टेक्नोलॉजी से नहीं है, कंप्यूटर साइंस सैचुरेटेड नहीं है, क्या सैचुरेट नहीं है दुनिया में। क्या अमेरिका में सैचुरेशन नहीं है, क्या यूके में, यूरोप में सैचुरेशन नहीं है। सभी जगह तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन आपको है कि कोई ब्रांच अगर आप पकड़ते हो तो आप उसमें एक्सपर्ट बनिए, दूर तक जाइए, एंड तक जाइए, और उसमें सब स्पेशलिटी कीजिए। मान लो 25-30 साल पहले किसने सोचा था, 30 साल पहले, कि ऑफ्थेल्मोलॉजी में लेसिक जैसे भी कोई सर्जरी आएगी। रेटाइना की जो सर्जरी आज हो रही है वो पहले कहाँ होती थी। यानी ऑफ्थेल का यही फायदा है हितेश कि ये फिजियोलॉजिकल ब्रांच है। अगर आप डिसेंट सा ऑफ्थेल प्रैक्टिस करोगे, अपना क्लिनिक खोलोगे, तो कुछ ना कुछ तो चलता ही है। कोई ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ऐसे खाली नहीं बैठता। उसमें आप मान लो पोस्टियर चैम्बर एक्सपर्ट बन जाओ, लेजर एक्सपर्ट बन जाओ, एंटीरियर चैम्बर एक्सपर्ट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, यानी कुछ तो आपको चलेगा ही। एक बेसिक लेवल का इनकम, बेसिक लेवल का प्रैक्टिस तो चलता है, और इसमें आपका लेस हेक्टिक रहता है कंपेयर टू अदर सर्जिकल ब्रांचेस, सो यू कैन हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस ऑल्सो। आई होप यू गॉट माई मैसेज क्लियर। गार्गी भोसले मुझे बोल रही है, गार्गी भोसले का मैसेज आया है कि सर योर वीडियोस, आपके वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं, मुझे बहुत हेल्पफुल क्या है, एंड हेल्पफुल टू यूज योर नॉलेज इन एवरी ब्रांच एंड एक्सपीरियंस इज वेरी यूजफुल टू अस, एंड थैंक यू वेरी मच। उसके बाद गार्गी बोल रही है कि सर मुझे है जो है DNB ऑनको रेडिएशन मिला हुआ है HCG बोरीवली में। यानी गार्गी को HCG हॉस्पिटल कैंसर सेंटर बोरीवली में उनको रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मिला हुआ है, और पूछती है कि मैं ये कंटिन्यू करूं या फिर दूसरे राउंड में जाऊं। गार्गी, आपने चूज किया था यानी ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी आपकी चॉइस थी, और अब आपको ये मिल रहा है, तो उससे HCG से बढ़िया कोई नहीं है। Manaki Tata Memorial Hospital is the Apex Institute. Rajiv Gandhi Institute of Cancer Research Center in Delhi is another one. Indo-American Center in Hyderabad is another one. और फिर कुछ और यानी कोचिन वगैरह में भी हो सकते हैं, लेकिन HCG बच्चों, गार्गी, HCG जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड और सबसे बड़ा प्राइवेट सेटअप का ब्रांड इन कैंसर, कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर है। HCG के तकरीबन सभी ब्रांचेस है। जैसे अहमदाबाद से मैं एसोसिएट रहा था इतने सालों से, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, राजकोट है, शायद सूरत भी है, बॉम्बे हो गया, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, सभी जगह तो ना है। आई थिंक 26 to 29 सेंटर्स है, और ये सभी यानी अच्छे सेंटर्स है, और सभी में सभी टाइप की सर्जरीज होती है।
यानी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का जो है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, तो जैसे है मैं मानता हूँ बॉम्बे में भी टोमोथेरापी तो होगा। टोमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी इज अ टाइप ऑफ एडवांस रेडिएशन थेरापी इन द वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स के बारे में मुझे एचसीजी में कोई डाउट नहीं है। आप जब बॉम्बे में रह रही हो, मान लो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपकी सर ने जो भोसले है तो उसके ऊपर से मुझे लगता है आप महाराष्ट्रियन हो, तो महाराष्ट्रियन हो अगर बॉम्बे से आप करोगी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी तो बॉम्बे में ही रहोगी। बॉम्बे में टाटा है, बॉम्बे में इतने सारे हॉस्पिटल है। वंस यू पास आउट देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। अगर यानी गार्गी आप अगर अहमदाबाद में आना चाहती हो तो एचसीजी, भले ही मैं अब एचसीजी नहीं जाता हूँ, लेकिन वहाँ के जो जितने भी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, तो हमारे एक थे आकाश केजरीवाल, उन्होंने बोला था कि भाई मैं भी अहमदाबाद में लेने वाला हूँ, मुझे मिल रहा है। तो आकाश, इफ यू आर हियरिंग दिस, कैन यू प्लीज कंफर्म अस दैट वेदर यू हैव टेकन एचसीजी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी अहमदाबाद और नॉट। तो वहाँ के जितने भी है, डॉक्टर किंजल जानी है, डॉक्टर मैत्री है, डॉक्टर समीर बाथम है, ये जो भी है सभी मेरे जूनियर्स है और सभी मुझे रिस्पेक्ट से देखते हैं। मैं इनको कहीं ना कहीं आपको इंट्रो करवा सकता हूँ। इफ एट ऑल यू वांट टू interact with them, you come to Ahmedabad and I can get you introduced to them, just like you can have a session with them one day about the different aspects, because गुजरात का जो प्रैक्टिस है वो अलग किस्म का होता है। गुजरात में आप एंटरप्रेन्योरशिप सीख सकते हो। गुजरात में आप यानी जो है कि प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे की जाती है, अपने आप को कैसे शेप किया जाता है, अपने आप को कैसे मोल्ड किया जाता है प्राइवेट प्रैक्टिस में, ये आप गुजरात में सीख सकते हो। अहमदाबाद में खासकर ये सब सीख सकते हो। तो आगे जाते हैं दूसरे कैंडिडेट की तरफ। सुब्रमण्यम हमको बोलते हैं, सुब्रमण्यम भी हमारे एक स्टार कैंडिडेट हुआ करते थे। तो सुब्रमण्यम हमको बता रहे हैं कि सुब्रमण्यम, I'm sorry, just there's some hang up here. Let me just finish it. Yeah. Sorry. Yeah. आदित्य हो गया, ये हो गया, हितेश हो गया, गार्गी हो गया। सुब्रमण्यम जो है हमारे स्टार कैंडिडेट थे और सुब्रमण्यम हम बता रहे हैं कि सुब्रमण्यम को एनेस्थीसिया ही लेना था। आई थिंक सुब्रमण्यम यू आर द कैंडिडेट हु हैड आस्क्ड मी 3 थिंग्स दैट यू आस्क्ड मी कि मुझे 3 में से कहाँ लेना, टाटा मेमोरियल लेना, बीएचयू लेना या फिर केईएम लेना, जहाँ तक मुझे याद है। कई कैंडिडेट्स इतने यानी वो थे कि मुझे काफ़ी सारे याद रह गए। तो फिर सुब्रमण्यम बताते कि मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एनेस्थीसिया मिल गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू सुब्रमण्यम, थैंक्स फॉर अपडेटिंग अस। एंड नाउ अब मैं क्या करूँ, मुझे पता है सुब्रमण्यम ही वो कैंडिडेट है जो बोल रहे थे कि सर मुझे रेसिडेंसी के बारे में बताइए, फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी में मैं कैसे अप्रोच करूँ ये मुझे बताइए। तो सुब्रमण्यम आपका एक बहुत ही यानी एक स्पेशल ब्रांच से एक फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी का हो जाएगा। यानी मैं बनाऊंगा एक वीडियो अबाउट द फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी इन ऑल डिफरेंट ब्रांचेस, जिसमें एनेस्थीसिया का भी एक पार्ट रख दूंगा विच यू कैन एक्सट्रैक्ट एज एन एडवाइस फॉर योर सेल्फ। मोटा मोटा सभी ब्रांच में यानी जो है एक ही तरह की एडवाइस रहेगी। मोस्टली विल फोकस ऑन द क्लिनिकल ब्रांचेस, क्योंकि वहाँ पर काम हेक्टिक रहता है। वहाँ पर जिस तरह की हमने डिसाइड की थी कि टॉक्सिसिटी की भी जो बात है कि वो भी कहीं ना कहीं कैसे टू हैंडल करना है उन टॉक्सिसिटी को, ये सब डिस्कशन हो जाएगा। यानी अब है रेसिडेंसी में बच्चों, जिन जिन लोगों को रेसिडेंसी मिल गई है बस अपने आप को झोंक दो, 3 साल अपने आप को झोंक दो, बस एक्सपर्ट बनो, वर्क वर्क एंड वर्क। यानी अभी ये है कि ठीक है आगे फ्यूचर जाके आपको अच्छी लाइफ चाहिए, फॉरेन में जॉब चाहिए या जो भी करना है, यही एक एस्पेक्ट होता है। इंडिया जैसा कंट्री है, पेशेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जिनको गवर्नमेंट बनारस जैसी हॉस्पिटल में जिनको मिला है सुब्रमण्यम, यू विल गेट सच अ वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स। यानी जो एनेस्थीसिया जो है सुब्रमण्यम, तो आपके लिए ये टिप है, एनेस्थीसिया से स्किल बेस्ड ब्रांच है। एम्पैथी वगैरह सब कुछ ठीक है, बाद में डेवलप करेंगे, लेकिन स्किल्स स्किल्स एंड स्किल्स, प्रोसीजर। सो आई वांट दैट व्हेन यू कम आउट, मैं मानता हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यानी बनारस बीएचयू में सभी सुपर स्पेशलिटी होगी, आपको एक्सपोजर सब मिलेगा, लेकिन एनेस्थीसिया का कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आप एक्सपोज ना हो। मेक श्योर दैट यू डू दैट व्हाइल यू पास आउट योर एमटी, because by then you will be able to decide whether what kind of a super specialty, if at all you want to do, you want to go for onco anesthesia, critical care or transplant anesthesia, या फिर as a just general anesthesia practitioner, as a normal practitioner or a regional anesthesia। ये सब आप डिसाइड करोगे, खूब सारी प्रोसीजर करो, खूब सारा मन लगा के यानी काम करो। लास्ट 3-4 महीने पढ़ना होता है, तो तब तक सब कुछ सीख लो। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
वो जो है वो वाले आईडी जो बोल रहे हैं कि मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम राजस्थान और मैं राजस्थान से हूँ एंड आई बीन अलॉटेड MSOB गायनी एट बांकुरा सामिलानी, बांकुरा सामिलानी जो है MC वेस्ट बंगाल। सो आई डोंट नो व्हाट इज द बांकुरा सामिलानी वेस्ट बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में मोटे मोटे तौर पर इन्हें ENT यानी जो OB गायनी मिला है और ये राजस्थान से है, यानी कहाँ वेस्ट और कहाँ ईस्ट। कोई बात नहीं, ये इज इट एडवाइजेबल टू ज्वाइन देयर, वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं वहाँ ज्वाइन कर लूँ क्योंकि वहाँ 3 साल का बॉन्ड भी मांग रहे हैं। तो है मिस्टर फो, जो डॉक्टर फो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका प्राइमरी गोल क्या था। आपने जब फिलअप किया होगा तो क्या आपने OB गायनी फिलअप किया था? आपने सर्जिकल ब्रांचेस फिलअप की थी तो उसमें क्या OB गायनी आपका फर्स्ट ऑप्शन था? यानी अगर आपका क्या सेटअप है, आपको कुछ तो बताना चाहिए। आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो या आपके पेरेंट्स या कोई तो भी है जिनका यानी गायनी सेटअप है। And I believe that I don't know whether you are a male or a female. I don't know that you should have mentioned. यानी अगर आप फीमेल हो और आप मोटिवेटेड हो कि मैं OB गायनी करना चाहती हूँ तो फिर कोई भी हो जाए, लेकिन आप असेस कीजिए कि अपग्रेडेशन का कोई चांस है क्या नहीं, स्टेट यानी काउंसलिंग में आपका कोई चांस है कि नहीं। मैं मानता हूँ कि जब आपको ऑल इंडिया रैंकिंग में वेस्ट बंगाल जैसे सेंटर में अगर आपको MS मिल गया है OB गायनी, तो स्टेट में तो आपके चांस बनेंगे ही। Then if you are getting the same branch of a choice, then of course you should take in your state. You should upgrade yourself. लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा और अगर आप मोटिवेटेड हो यही चाहिए, तो भाई बॉन्ड मुझे बेटर नहीं करता। मैं अगर हूँ आपकी जगह तो मैं सोचूंगा भाई बॉन्ड जो है मैं उसको पॉजिटिवली लूंगा। बॉन्ड तो क्या है, मुझे नौकरी करनी है ना भाई, मुझे सैलरी तो मिलेगी, मेरे को जॉब ही करनी है, गवर्नमेंट जॉब या जो भी हॉस्पिटल होगी। मान लो जो भी हॉस्पिटल है जहाँ एक MS गायनिक यानी MD या MS OB गायनिक को जहाँ प्लेसमेंट मिलेगा वहाँ ऑपरेशन थिएटर तो होगा ही, वहाँ डिलीवरीज तो होगी, लेकिन सर्जरी भी तो हो गई, सीजरियन भी तो होंगे। यानी मैं 3 साल अपने आप को इतना एक्सपर्ट बना दूंगा वो काम करने के लिए। वॉल्यूम ऑफ पेशेंट जो हैंड्स ऑन वर्क की जो चिंता करते हैं, बातें करते हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वाली जब जॉब आपको मिलेगी, बॉन्ड वाली जो जॉब मिलेगी, तो वहीं पर तो ये सब करना है। तो इसको उस तरह से लीजिए। अपग्रेडेशन का चांस है तो वो लीजिए। अगर आप मोटिवेटेड है तो फिर आप जा सकते हैं। लेकिन जो भी लोगों को ये परेशानी हो रही है कि दूर का सेंटर मिल रहा है, DNB सेंटर मिल रहा है, जिस सेंटर के बारे में पता नहीं है, भाई गूगल में जाके देखिए। अगर हो सके तो फ्लाई करके या जो भी है वहाँ किसी भी कैंडिडेट को कुछ भी है वहाँ देखिए, रिसेप्शन पर कहीं पर भी है लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स, कुछ तो आता है वेबसाइट में, तो वहाँ फ़ोन कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, पूछिए किस तरह का डिपार्टमेंट है, किस तरह का वॉल्यूम है, क्या ही काम चल रहा है, सब सिस्टम से चल रहा है नहीं, पासिंग रेट है कि नहीं। कोई रेसिडेंट का किसी को मिल जाए तो उसे फ़ोन कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए। यानी इस तरह से आप कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। नज़दीक का सेंटर है तो खुद ही विजिट करके देख लीजिए। USA में तो यही होता है, जब रेसिडेंसी लेते हो तो आपको खुद को अगले दिन जाके वहाँ सेंटर वाले खुद ही बुलाते हैं, वहाँ विजिट करवाते हैं, पूरा हॉस्पिटल आपको बताते हैं कि भाई ये हमारा हॉस्पिटल, ये हमारा डिपार्टमेंट, आप कल आपका इंटरव्यू है, आप इसे मैच में प्रेफरेंस देने वाले हो या नहीं। इस तरह का प्रोफेशनलिज्म वहाँ होता है। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि USA में रेसिडेंसी किस तरह की होती है, किस तरह के इंटरव्यूज होते हैं, यानी जस्ट टू कंपेयर वेयर वी आर स्टिल लैकिंग बिहाइंड। I would like to make a video. If you want, then please appreciate, please put a comment. If anyone wants to know how the work is done in USA, how the residency is done in USA, how the interview calls are done in USA, किस तरह का professionalism होता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। I've gone through all these processes. IPS गिल है, IPS गिल इनका ID है। गिल साहब नमस्कार, यानी IPS गिल है, तो वो बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आई गॉट DNB फैमिली मेडिसिन। तो एक तो है इनको DNB फैमिली मेडिसिन मिला है एट सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल इन दिल्ली। यानी काफ़ी लगता है सेंट स्टीफन्स का कुछ भी हो तो बहुत ही बड़ा लगता है, बहुत ही बड़ा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सेकेंड ऑप्शन है उन्हें रेडियो डायग्नोसिस इन अ प्राइवेट कॉलेज इन उत्तर प्रदेश। ये बोल रहे हैं कि माई कंफ्यूजन इज दैट इन दिस सिचुएशन कैन यू प्लीज एडवाइज मी ऑन समथिंग ऑन दिस सिचुएशन। यानी बात ये है कि भाई चलो अच्छा इंस्टीट्यूट है मगर वहाँ DNB है, वो फैमिली मेडिसिन मिल रहा है, फैमिली मेडिसिन मिल रहा है, और दूसरी तरफ रेडियो डायग्नोसिस इन प्राइवेट सेटअप। दो ब्रांच है, बिल्कुल अलग किस्म की ब्रांच है, एक क्लिनिकल है, एक नॉन क्लिनिकल है, लेकिन एक एकदम ही बेसिक लेवल का प्रैक्टिस उसमें चलने वाला है वो है। स्कैरसिटी है, फैमिली गुड फैमिली प्रैक्टिशनर की स्कैरसिटी तो है ही,
लेकिन वो है तो फैमिली प्रैक्टिस यानी, लेकिन उस तरह के फैमिली प्रैक्टिशनर बहुत है नहीं। मगर क्या वो इंडिया में इतना प्रमोट हुआ है, क्या इंडिया में इतना चलेगा, ये डायग रहता है। अब रेडियो डायग्नोसिस उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, तो गिल साहब आप बताते कि कहाँ मिल रहा है, कैसा सेंटर है। जरूर आपने इंक्वायर किया होगा, वह वॉल्यूम क्या है, वह किस किस्म का यानी रेडियोलॉजी सेंटर है। रेडियोलॉजी सेंटर कोई भी बच्चे अगर लेते हैं तो मेक श्योर योर, बिकॉज परसों ही मैंने एक रेडियोलॉजिस्ट के फादर की जो मैंने सर्जरी कराई थी, काफ़ी यानी मिड लेवल के सीनियर लेवल के है, उनका खुद का एमआरआई सिटी स्कैन सब कुछ है। वो बीजे मेडिकल जैसी कॉलेज में रेडियो डायग्नोसिस कर चुके हैं यानी एमडी। तो मैंने उनको पूछा क्या है, तो यानी वैसा सेंटर था, तो उन्हें तो भाई एमडी लेवल पे ही यानी मैंने बोला आपको सीटी स्कैन मिल गया था, तो भाई हाँ आपको एमआरआई मिल गया था, हाँ आपको सब इंटरवेंशन के एक्सपोज हो गए थे, तो हाँ। तो उनका तो सेंटर ये था कि उनको रेसिडेंसी में ही उनको सब रोटेशन मिल गए थे, सीटी स्कैन हो, एमआरआई स्कैन हो, पेट स्कैन हो, सब कुछ तो उनको मिल गया था। तो एटलीस्ट जहां पर आप अगर पैसे दे के या कुछ भी करके यानी रेडिएशन ले रहे हैं, तो देख लीजिए कि वहाँ किस किस्म का सेंटर है। डेफिनेटली दे शुड हैव अ रेडियो, दे शुड हैव अ सीटी स्कैन, अ हाई ग्रेड सीटी स्कैन, दे शुड हैव लाइक एमआरआई स्कैन, पैट स्कैन हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये सभी अगर हो और रेसिडेंसी में ही अगर इनका एक्सपोजर हो जाए, तो ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। जब पैसे खर्च कर रहे हो, आपका फाइनेंशियल अगर बैकअप है, कुछ कर सकते हो, तो मैं तो आपको थोड़ी ना फैमिली प्रैक्टिस की एडवाइस दूंगा। फैमिली प्रैक्टिस की तो मैं एडवाइस तब दूंगा जब आपको यानी मेडिसिन ही करना था, सर्जरी करना ही नहीं था, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, फैमिली प्रैक्टिस मिल रहा है, तो उसके कंपेयर में और मेडिसिन में भी सुपर स्पेशलिटी नहीं करना था, सिर्फ जनरल मेडिसिन प्रैक्टिस करना था, तब तो ना मैं आपको फैमिली प्रैक्टिस की एडवाइस दूंगा। अगर पैसा है, सब कुछ है, सेंटर अच्छा है, तो क्यों ना ले जाए। और अब वापस आता है कि अपग्रेडेशन होने वाला है कि नहीं, स्टेट की काउंसलिंग में आपको कुछ मिलने वाला है कि नहीं, ये तो आप देखोगे ही। तो गिल साहब का ये हो गया, आई थिंक आई क्लियर यू कंफ्यूजन, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आगे जाके जॉब और प्रैक्टिस का क्या, तो फैमिली प्रैक्टिस में तो मेरे कोई ऑप्शन रह नहीं जाएंगे, तो आपका वो कंफ्यूजन ठीक है और मैंने कुछ हद तक आपका क्लैरिटी कर दिया है। ऋत्विक मुझे पूछ रहे हैं, ऋत्विक भी एक कैंडिडेट थे जो काफ़ी सारे हमारे क्यूएनए सेशन में इन्होंने काफ़ी सारे क्वेरीज रखे थे, और ऋत्विक एक ब्राइट कैंडिडेट है और उन्हें मिला है डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी ऋत्विक, आपको डीएनबी ऑर्थोपेडिक मिला है। इन्हें कहाँ मिला है पता है? इन्हें नारायण हॉस्पिटल इन बेंगलोर मिला है। नारायण हॉस्पिटल बेंगलोर मिला है, और ये कल हमारे एक कैंडिडेट थे, इन्हें मिला था डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स इन वारंगल। उनका कंफ्यूजन वो था, हमने कहा इनको तो मिला है नारायण हॉस्पिटल बेंगलोर में मिला है, तो सर आई एम स्टिल कंफ्यूज बिटवीन एमटी एंड डीएनबी। आई एम कंफ्यूज वेदर आई शुड टेक एडमिशन हियर और वेट फॉर द लेटर राउंड्स इन एमएस ऑर्थोपेडिक फ्रॉम अ पेरिफेरल कॉलेज, एंड ऑल्सो नारायण हॉस्पिटल बेंगलोर कैसा इंस्टीट्यूट है। ऋत्विक मैं हैरान हूँ, अगर आप डॉक्टर शेट्टी को आप नहीं जानते, नारायण चेन ऑफ हॉस्पिटल्स को अगर आप नहीं जानते, तो आई एम लिटिल बिट सरप्राइज कि आप जो इतने साल से मेडिकल में हो, यानी भले ही एमबीबीएस में हो, और आपने नारायण रुग्णालय, नारायण हॉस्पिटल ऑफ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स के बारे में नहीं सुना है। दोस्तों, डॉक्टर शेट्टी इसके प्रमोटर है। डॉक्टर शेट्टी का तो क्या है, इंटरनेशनल फेम डॉक्टर है, इंटरनेशनल फेम कार्डिक सर्जन है, और उनको अभी अभी पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। तो डॉक्टर शेट्टी का जो है, जो नारायण हॉस्पिटल, जो फर्स्ट नारायण हॉस्पिटल, द बेस्ट नारायण हॉस्पिटल, द बिगेस्ट नारायण हॉस्पिटल इज इन बेंगलोर। नारायण हॉस्पिटल का सेंटर जो है वो बेंगलोर में है। अब कई जगह पर नारायण रुग्णालय है, मेरे यहाँ अहमदाबाद में भी है, लेकिन नारायण हॉस्पिटल स्टेट ऑफ हार्ट हॉस्पिटल से ऋत्विक, यहाँ कोई मजाक नहीं होता। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी वहाँ होती है, यानी जो है इंटरनेशनल पेशेंट्स भी इनके खूब आते हैं। नारायण हॉस्पिटल in fact is very famous for surgeries with international patients, यानी पर्टिकुलरली जो डॉक्टर शेट्टी के जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, जो पीडियाट्रिक कार्डियक के लिए बहुत ही फेमस है, तो इनके आते हैं बांग्लादेश से, अफ्रीका से, पाकिस्तान से। जिन बच्चों का पाकिस्तान के जो आज जो बच्चे हैं, पाकिस्तान की जो पीडियाट्रिक सर्जरीज जो हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड पीडियाट्रिक सर्जरीज जो या तो पाकिस्तान में नहीं होता या अफोर्ड नहीं करता, एक ही वीज़ा जो है, जो ऑनलाइन जो वो जो है मेडिकल वीज़ा जो पाकिस्तानियों को मिलता है, वो नारायण के ट्रीटमेंट के लिए ही तो ज़्यादातर मिलता है। नारायण हॉस्पिटल में अगर मान लो कोई भी ब्रांच हो, तो मैं नहीं बोलता कि वो फालतू होगी। नारायण हॉस्पिटल में जो डॉक्टर आता होगा, जो कंसल्टेंट होगा, जिसके अंडर में डीएनबी सीट मिली होगी, वो कोई फालतू डॉक्टर नहीं हो सकता।
नारायणा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं रहता। नारायण में जो फुल टाइम एनेस्थेटिक होगा उसके बारे में मुझे, उसके स्किल सेट के बारे में कोई डाउट नहीं है। यानी मैं मान के चलता हूँ कि नारायणा में हर एक किस्म की ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो रही होगी, जहाँ तक कि रोबोटिक यानी ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी हो रही होगी, स्पाइन सर्जरीज भी हो रही होगी, ट्रॉमा सर्जरीज भी हो रही होगी, आर्थोप्लास्टी भी, एवरीथिंग इन ऑर्थोपेडिक मस्ट बी डन इन नारायण हॉस्पिटल एंड दैट इज बेंगलोर। कल के जो हमारे कैंडिडेट थे इनको तो प्रॉब्लम था कि वारंगल में है और वारंगल में 165 बेड का ही था। वारंगल हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर है। इन्हें लगता था काफ़ी मैं डिटैच हो जाऊंगा, मैं नॉर्थ से हूँ, तो नॉर्थ से उनको आंध्रा से लिटिल बिट थोड़ा वो हो रहा था, लेकिन ये तो बेंगलोर है ऋत्विक, ये बेंगलोर है, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इंडिया का सिलिकॉन वैली है, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। और जिस तरह का यानी कल्चर आप चाहते हो, यानी वर्क लाइफ बैलेंस, नाइट लाइफ, यानी ऐश करने वाली लाइफ, वीकेंड्स वाली लाइफ, नाइट लाइफ जो भी है यहाँ पर जो भी दिन मिलेगा तो आपकी तो वहाँ पर बल्ले बल्ले है। यानी बेंगलोर जैसे सिटी में नारायण मग मिल रहा है, कल को मेरा बेटा भी 3rd MBBS में है, अगर उसको ये सीट मिलती तो मैं उसे ऐसे ही उठा लेता। फिर भी आप देखिए, यानी जो मुझे आप बोल रहे हो कि अपग्रेडेशन में आप मुझे बोल रहे हो कि पेरिफेरल कॉलेज में MS कंपेयर टू DNB नारायणा, I would go for Narayana at this stage unless you are getting a very good college MS orthopedics in your state. I think Ritvik, I've cleared your doubt, so be clear on that. क्योंकि सुब्रमण्यम हो गया, यू है एक आईडी है, बच्चों प्लीज मेंशन योर नेम, मुझे बुरा लगता है यू जो है वो बोल रहे कि सर डिप्लोमा एनेस्थीसिया का अच्छा ऑप्शन है। मैं कल भी जो है हमारे डॉक्टर अरमानी थे इनको बता चुका हूँ, डिप्लोमा एनेस्थीसिया अगर सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है तो लेवल ऑफ प्रोसीजर्स, जो काइंड ऑफ प्रोसीजर्स, जो बेसिक प्रोसीजर्स नीडेड टू लर्न इन एनेस्थीसिया वो तो सब आप कर ही लोगे। तो अगर प्राइवेट प्रैक्टिस का अगर आपका ये मसला है तो सिर्फ डिप्लोमा करके कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा एक आध साल किसी बड़ी टर्शियरी हॉस्पिटल में जाके जूनियर रेसिडेंट यानी जूनियर कंसल्टेंट के हिसाब से काम कीजिए, किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ काम कीजिए, थोड़ा पॉलिश कर लीजिए, थोड़ा हाई एंड केसेस भी सीख लीजिए, और फिर आपके 4-5 फ्रेंड्स हैं उनके साथ अगर आप सेट हो जाते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस में तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर फॉरेन जाना है, मिडिल ईस्ट जाना है या फिर जॉब करनी है गवर्नमेंट में, then diploma will not be enough, then you will have to do यानी secondary DNB। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, फो का भी क्लियर हो गया, IPS गिल का भी हो गया, किंग ऋत्विक आपका भी हो गया। तो ये कुछ कैंडिडेट थे हमारे, इनके बारे में मुझे लगा कि इनके यानी काफ़ी यानी अलग सिनारियो थे, अलग किस्म के इनके अलग सेट का स्किल्स प्रॉब्लम्स था, तो हमने सोचा कि इनको हाईलाइट किया जाए। और Q&A सेशंस ऐसे चलते रहेंगे, लेकिन कोई मैं ट्राई करता हूँ कि इनको मोस्ट ऑफ देम को मैं जो है मोटा मोटा यानी ऑनलाइन ही यानी वो कमेंट में रिप्लाई कर देता हूँ। मगर मुझे जो कोई सिनारियोज ऐसे लगते हैं कि इनको यानी एड्रेस करना चाहिए, इनको यानी हाईलाइट करना चाहिए, तो मैं इन्हें हाईलाइट करके आप लोगों का शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों जैसे ही हो गया बेंगलोर वाला एस्पेक्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विथ यू कि बेंगलोर में नारायण में मिल रहा है और बच्चा कंफ्यूज है। So that is our point. So today we close our Q&A. We'll see in the next session. मेरा एक वीडियो जो है उसके सीखिए एम्पैथी ऑन डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर का कैरेक्टर है उसमें एम्पैथी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एम्पैथी का जो मैं वीडियो लोड कर रहा हूँ बच्चों देखिए, पूरा वीडियो देखिए, अपने आप को एम्पैथेटिक यानी जो एम्पैथी अपने कैरेक्टर में ढालिए, एंड यू विल स्टैंड आउट एज अ डॉक्टर। टू बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर यू हैव टू बी एन एम्पैथेटिक डॉक्टर। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, हैव अ गुड डे। और राउंड 2 या फिर इसमें सेटल हो जाइए, या अपग्रेडेशन राउंड 2 जो भी है अपडेट करते रहिए। मुझे भी खुशी होगी कि भाई जिनको हमने एडवाइस दी थी, जिनको यहाँ हमारे चैनल पर आए थे, सबको कुछ ना कुछ मिल गया। हम बहुत खुश होंगे आप लोगों को सेटल होते हुए। इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माई चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी हैव टू हिट सम टारगेट्स soon, so please share this video for the good of others। यानी पेरेंट्स जो देख रहे हैं, पेरेंट्स जो आप है, दूसरे जो बच्चे हैं, जूनियर्स जो है जो तैयार हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर जो PG दे रहे हैं, इनके भी पेरेंट्स को आप पेरेंट टू पेरेंट भी शेयर कर सकते हैं, ताकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कंट्रीब्यूट कर सके, उनके यानी चॉइस फिलिंग में कंट्रीब्यूट कर सके। पेरेंट्स को भी समझ में आए कि भाई मुझे क्या सोचना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, बच्चे की यानी सोच जो है कंफ्यूज है तो उसके किस तरह से हेल्प करना चाहिए। And this counseling is free of cost.
ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।